वैक्सीन के खिलाफ नुमाया मज़ामत रखने वाला कोरोना का नया वायरेंट मुंह मुतवज्जा का मरकज। कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक करार आलमी इदारे सेहत। कम से कम वक्त में अवामी शिकायत का अजाले को यकीनी बनाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हुकाम को हिदायत। वर्चुअल मोड के जरिए अवामी शिकायत की सुनवाई, कई शिकायत का मौके पर ही अजाला। जिला तरक्याती कमिश्नरों को अवामी दरबार मुनक्कद करने की दी हिदायत। फीस वसूल करने के नाम पे सरकारी स्कूलों में भी अब हो रही है मनमानी। सालाना दाखिला फीस 1400 के बजाय कई 1900 तो कई 2000 किए जा रहे हैं तलबा से वसूल। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। मस्बत मामलात में अब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और मजमूई कल की 24 घंटों की बात करें तो 100 मुतासिर जो केस सामने आए हैं और मजमूई तादाद जो है वो 4000 तजावुज़ कर चुकी है। इधर आलमी इदारे सेहत की माने तो कोविड-19 की नई जो हैयत है मुंह जिसका नाम दिया गया है वो सामने आया है और वैक्सीन के खिलाफ मज़ामत की सलाहियत रखता है और वैक्सीन के बावजूद भी ये मुतासरीन पे असरअंदाज हो सकता है, ये कहना है जिम्मेदारों का आलमी इदारे सेहत के। कोविड-19 की नई शक्ल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है कि ये जिन लोगों ने वैक्सीन भी किया है उन पे भी ये असरात कर सकता है। जो जिम्मेदारान है आलमी इदारे सेहत के, उनका ये कहना है। तो किस तरह ये वायरेंट जो है ये लोगों में अब देखा जाएगा और इसके क्या कुछ असरात हो सकते हैं। और कोविड-19 की तीसरी लहर के हवाले से भी बात करें तो जहां माहिरीन कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है तो कब तक मुतवक्का है और मामलात बढ़ना क्या शुरुआत है, इन पूरे मामलात पे हम बात करेंगे। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि जो नया वायरेंट जो है मुंह ये अब देखा गया है और जिन लोगों ने वैक्सीन लिया भी है उन वैक्सीन के खिलाफ ये मज़ामत कर सकता है और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये खतरनाक है, जो पिछले 2 वायरेंट्स आए थे उनसे कई ज़्यादा ये खतरनाक भी हो सकता है। एक चीज हमने जो एक्सपर्ट्स ने, साइंसदानों ने, एक चीज जो हमने देखी कि जो भी प्रेडिक्शंस है आई इसके बारे में, जो भी पॉसिबिलिटीज हमने आज तक कोविड-19 के हवाले से देखी है, दे वर नॉट 100% करेक्ट, चाहे वेव्स के हवाले से चाहे वेरिएंट्स के हवाले से। लेकिन कोविड-19 की एक खुसूसियत ये है कि जिस तरह बाकी वायरसेस में भी वो खुसूसियत है, इसमें भी यही टेंडेंसी है कि दैट इट कीप्स ऑन चेंज, इसमें बदलाव आता जाता है। दैट इज ओनली कंसर्न विद अस। लेकिन आपने जो WHO ने जो अलार्म किया है मुंह की बात, जो ये मुंह वेरिएंट है, इट इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अभी इसको वो लेबल नहीं दी गई है, अभी इट इज जस्ट कन्फाइंड टू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। उसका ये मतलब है कि इसकी टेंडेंसी है कि इट हैज चेंज्ड टू दैट एक्सटेंट, वो उस तरह हो गई है कि मे बी पॉसिबली इट कैन इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीन के हवाले से। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई डाटा ऐसा नहीं है। ये पहला जो ये न्यू वायरस है, इट हैज ओरिजिनेटेड इन कोलंबिया, उसके बाद कई और जगहों पे भी ये पाया गया है, लेकिन हमारी कंट्रीज में या हमारी रियासत में अभी इस हवाले से कोई केस डिटेक्ट नहीं हो गया है। लेकिन आपने जो ये बोला कि मुंह के हवाले से अलार्म किया गया है, अलार्म इसलिए किया गया है कि क्योंकि इसमें वो जेनेटिक चेंजेस है दैट हैज पोटेंशियल को है कि अंदेशा है कि ये चेंज ऐसी है कि मे बी कि दैट इट विल इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन किसी
को हुई होगी, मे बी दे विल गेट री इन्फेक्शन। और अगर किसी ने वैक्सीन भी लिया होगा, फुल्ली वैक्सीनेटेड दोनों डोजेस भी, उसमें शायद मे बी, मगर अभी हमारे पास कोई डाटा ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप जो माहिरीन कह रहे हैं या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तीसरी लहर के हवाले से और मस्बत मामलात की बात करें तो कहीं ना कहीं मामलात में अब इजाफा हो रहा है, क्या तीसरी लहर का अंदेशा है? क्या शुरुआत हम कह सकते हैं? नहीं, तीसरी लहर का कोई इंडिकेशन नहीं है अभी रूप साहब। इस हवाले से अभी तक न हमारे मुल्क में, न कई और जगहों पे, न हमारी रियासत में अभी कोई मेजर इंडिकेशन थर्ड कोविड वेव की नहीं है। जो प्रिडिक्शन की गई है, चाहे सूत्रा मॉडल ने की है या IIT कानपुर ने की है, कि इस फॉल में सितंबर या अक्टूबर या नवंबर दिसंबर तक जो भी ये विंटर में एक प्रेडिक्शन की गई है कि शायद हमें एक और वेव नजर आएगी कोविड के हवाले से, थर्ड कोविड वेव। बट वी डू नॉट हैव एनी मेजर इंडिकेशन एज ऑफ नाउ कि दैट देयर इज अ मेजर इंडिकेशन। जो आप ये केसेस देख रहे हैं, देयर इज सम सर्च, कभी डबल डिजिट में केसेस है, कभी ट्रिपल डिजिट में, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकेंड वेव ओनली। अभी देयर इज नो इंडिकेशन, बट यस प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव में कम। लेकिन एज एन एक्सपर्ट आई कैन टेल, इफ एट ऑल थर्ड कोविड वेव आएगी भी, विच इज पॉसिबल, विच मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, ये पॉसिबिलिटी है, इट मे नॉट कम ट्रू, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि अगर आप कश्मीर, और जो ये थर्ड वेव जो आएगी, इट विल नॉट कम इन द होल कंट्री, इट विल नॉट कम इन द होल वर्ल्ड, ये उन्हीं पॉकेट्स में आएगी, और वो भी माइल्डली, जहां सेकेंड वेव नहीं आई है, जहां सेकेंड वेव का इफेक्ट नहीं था, उन्हीं पॉकेट्स में आएगी जहां वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है। लेकिन अगर आप कश्मीर के हवाले से बात करो, वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात करें तो जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने की जरूरत है, क्योंकि यही तो सीजन है, सितंबर अक्टूबर में वो वैक्सीन भी लिया जाता था। उनको जरूरत है या नहीं है? उन्होंने कोविड वैक्सीन ऑलरेडी लिया है। दूसरा ये कि कई प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं वो कोविड वैक्सीन अभी भी नहीं ले रही हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने उनको कहा कि जरूरत नहीं है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो ये वैक्सीन ले लें। देखो, फ्लू के हवाले से आपने बात की कि फ्लू वैक्सीनेशन करना चाहिए कि नहीं। इस साल फ्लू वैक्सीनेशन ज्यादा जरूरी है कोविड को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कोविड और फ्लू की जो सिम्टम्स है वो सिमिलर है। डॉक्टरों को ये पता भी नहीं चलेगा अगर किसी पेशेंट को कोविड लग जाएगा, क्योंकि हम समझ लेंगे कि शायद इन्फ्लुएंजा है। अगर लोगों में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन जो है वाइड स्प्रेड होगा, हमें आसानी होगी कि शायद ये कोविड ही है। और दूसरी बात आपने की कि वैक्सीनेशन के हवाले से, फ्लू वैक्सीनेशन के हवाले से मैं करूंगा कि इस साल जो है फ्लू वैक्सीनेशन ज्यादा जरूरी है, और ये ज्यादा जरूरी बच्चों में है खासतौर पर, क्योंकि फ्लू ज्यादा असर बच्चों में करता है। प्रेग्नेंट के हवाले, प्रेग्नेंट लेडीज की बात आपने की है, लेकिन फ्लू वैक्सीनेशन उनमें भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे आर हाई रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लू, और बुजुर्गों में और जिनमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है। लेकिन आपने कोविड वैक्सीनेशन और प्रेगनेंसी की बात की। हाल ही में प्रेग्नेंट लेडीज जो है, दे वर कैटेगराइज्ड एज हाई रिस्क। हमने यहां पे भी कश्मीर में भी देखा कि प्रेग्नेंट लेडीज के हवाले से अगर दुनिया भर में देखा गया कि ज्यादा सीवियर कोविड इन्फेक्शन इनमें नहीं है, लेकिन बहरहाल कोविड जो है हमारे यहाँ पे कश्मीर में काफी प्रेग्नेंट लेडी, 2-3 प्रेग्नेंट लेडीज की जाने गई है कोविड के हवाले से, और कई प्रेग्नेंट लेडीज में हमने ये देखा कि कोविड जो 19 है, इट कॉज सीवियर डिजीज इन देम। इसीलिए इट हैज बीन कैटेगराइज्ड नाउ एज अ हाई रिस्क ग्रुप। और वैक्सीनेशन, चाहे फ्लू वैक्सीनेशन होगा या कोविड वैक्सीनेशन, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये इट इज एब्सोल्युटली सेफ, एंड दे कैन डू बोथ वैक्सीन्स एट द सेम टाइम। चाहे फ्लू वैक्सीन होगा या कोविड वैक्सीन होगा, दे कैन डू इट एट द सेम टाइम। और प्रेग्नेंट लेडीज को मेरी तरफ से ये है कि इट हैज बीन फाउंड एब्सोल्युटली सेफ, कोविड वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन भी, दोनों वैक्सीन्स दे हैव टू टेक ऑन प्रायोरिटी, स्पेशली द प्रेग्नेंट लेडीज। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार उल हसन
बात कर रहे थे और बात हो रही थी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि अगर हम बात करें कई जो लोग हैं वो अभी भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। और जिस तरह आलमी इदारे सेहत की बात करें तो उन्होंने कहा कि वायरेंट भी अब इसका चेंज हुआ, और वायरेंट चेंज होने का मतलब है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उन पे भी ये असर कर सकता है। अब जिन लोगों ने नहीं लिया है उन पे ज़्यादा ही असर कर सकता है, इसलिए डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है वो भी ले ले। और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के हवाले से बात करें तो बेशतर ऐसी जो हमारी माएँ बहनें हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो डॉक्टर्स की एडवाइस है वो भी जल्द से जल्द वैक्सीन ले ले। और दोनों वैक्सीन, कोविड का भी वैक्सीन और जो ये वो दूसरा वैक्सीन है वो भी ले ले, क्योंकि वो उनके लिए ठीक रहेगा। नाज़रीन, बात कोविड-19 की हो रही है। कोविड-19 के हवाले से बात करें तो जैसे सरकार ने SOPs गाइडलाइंस मुरतब की है और लोगों से कहा जा रहा है कि फॉलो करें SOPs और गाइडलाइंस को, उन पे अमल करें। और अगर हम देखें, चाहे हम बाज़ारों की बात करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम खासकर अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें, सरकारी दफ्तरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो वायलेशंस है वो हो रही है, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और आए रोज़ इस तरह की शिकायतें आती रहती है। सरकार एक तरफ लोगों से जुर्माना भी वसूल कर रही है, मगर दूसरी तरफ देखें तो पब्लिक गैदरिंग कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से, या स्पोर्ट्स के हवाले से या कुछ और तरीक़ों से इस तरह की गैदरिंग जमा हो रही है। और दूसरा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे जो ना SOPs है ना गाइडलाइंस है, वहाँ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहतर ने अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया इस हवाले से, क्योंकि तीसरी लहर मुतवक्का है, जैसे माहिरीन कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है। अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर का ये कहना है कि लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो SOPs और गाइडलाइंस का पालन करें और जो सरकार ने SOPs बनाई है उन पर अमल पैरा हो। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज क्या कुछ कह रहे हैं अवाम के नाम, हम आप तक पहुँचाएँ। जो थर्ड वेव का यहाँ केसेस जो परसों से 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते आ रहे हैं, मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी, हालांकि हमने सर्कुलर्स भी निकाले हैं और हर एक हॉस्टल में ये डायरेक्शंस पूरी दी हुई है, जो भी आएगा तो SOPs का पालन करेगा। और जो भी आएगा अटेंडेंट एक से ज़्यादा नहीं, विजिटर्स हॉस्टल ना आए, और जो भी आएगा वो SOPs का ख्याल रखे। बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो भी डॉक्टर इंतज़ामिया, उनको क्लियर का डायरेक्शंस हमारे हैं कि SOPs को आप मेंटेन कराइए। और जो आप कह रहे हैं लोगों का आना है, देखिए ये हॉस्टल है, यहाँ आप किसी को ये नहीं आप मत आइए, आना तो है, वो आए, दे आर मोस्ट वेलकम, बट विद SOPs। और जो वो टेस्ट वहाँ हम करते हैं वो करना ज़रूरी है, और जो इम्यूनाइज्ड हो वो आ जाए। अगर नहीं तो हमने हर एक हॉस्टल में अपने काउंटर्स रखे हुए हैं कि वो वैक्सीन भी करते हैं उधर, टेस्ट भी करते हैं उधर। मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, चाहे वो हॉस्टल की ही मैं बात नहीं करूँगा, हॉस्टल जाना बहुत एक मजबूरी होती है, वहाँ भी उतने ही जाए जितने ज़रूरत है। एक अटेंडेंट के लिए, एक पेशेंट के लिए एक अटेंडेंट, चाहे किसी ऑफिस में आपको काम हो, देखिए यहाँ हमारे ऑफिस खुल गए, हमारे डिपार्टमेंट्स खुल गए, इवन मार्केट्स खुले हुए हैं, वहाँ भी लोग जाए, SOPs का पालन करें। वो ये ना समझे कि कोविड ख़त्म हो गया, तीसरी लहर का भी अभी इम्कान है, खुदा करे कि ना आए, लेकिन उसका खदशा है। लोगों से यही गुजारिश रहेगी, चाहे मैरिज पार्टीज़ में जाए वहाँ भी SOPs का ख्याल रखे, किसी ऑफिस में जाए, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई कह रहा है कि कोई इससे कोई परेशानी नहीं होती, ये बहुत ही सेफ है। अगर वेरिएंट चेंज भी होता है उसके बावजूद भी इसका प्रोटेक्शन रहता है। SOPs और वैक्सीन को मिला के 100% प्रोटेक्शन मिलेगा अगर वेरिएंट में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। और यही गुजारिश रहेगी, जो भी कहीं, चाहे कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, ऑफिस में कोई है, वो लोगों को रुकाए और SOPs का पालन वहाँ करे। खासकर जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ड्राइवर साहिबान होंगे, उनके लिए कंडक्टर्स होते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपकी गाड़ी में आएगा मास्क के बगैर उसको अंदर आने मत दो। ये भी देखो वो इम्यूनाइज्ड है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट जो होती है तो इस ट्रैफिक से होती है। यही गुजारिश रहेगी, एक फर्द से रहेगी, एक चाहे कोई शॉपकीपर हो,
चाहे कोई ट्रांसपोर्ट वाला हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट वाला हो, चाहे कोई ऑफिस में हो, हर एक से मेरी गुजारिश है कि वो चलिए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर बात कर रहे थे और लोगों से उन्होंने अपील किया कि SOPs और गाइडलाइंस का पालन करें, गाइडलाइंस का ख्याल रखें, क्योंकि तीसरे लहर की भी बातें हो रही है और अंदेशा है कि तीसरी लहर आ सकती है। तो इस तीसरी लहर से बचने के लिए, अपने आपको बचाने के लिए, अपने अहल-वयाल को बचाने के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए लोगों को किस तरह की तदाबीर उठाने की ज़रूरत है। जो सरकार ने SOPs और गाइडलाइंस मुरतब की हैं उन पर अमल आवर होना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आप जरा बात करेंगे इंतजामिया के हवाले से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो अवामी शिकायत सुनवाई यानी LGs मुलाकात का 7वां दौर कल सिविल सेक्रेटरीट में चला और इस हवाले से बात करें तो तवील मुद्दत के लिए ये जो लाइव प्रोग्राम ये रहा और ये प्रोग्राम जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुआ, क्योंकि कई ऐसे शिकायत का मौके पे ही अजाला किया गया है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग रहे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतज़ामिया से कहा है कि वो लोगों की जो शिकायत है, आवाम की जो मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हुकाम तक पहुँचाए और उसके साथ साथ दोबारा से दरबार, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उसको कहा गया कि वो दोबारा से दरबार जो है शुरू करे ताकि आवाम के मसाइल और आवाम के मामला जो है वो सुने जाए। सईद तजम्मुल हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे सरकार के इस फैसले के हवाले से और जो पिछले प्रोग्राम्स हुए हैं, चाहे हम बैक टू विलेज प्रोग्राम्स की बात करें या ब्लॉक दिवस अभी भी हो रहे हैं या अभी जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का नाम भी दिया गया है, तो कितने फ़ायदेमंद वो साबित रहे और कल की ये मीटिंग कितनी अहमियत की हामिल है। तजम्मुल, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। कल जो मीटिंग हुई है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो हुकाम है उनको कहा कि जल्द से जल्द लोगों के मामलात को हल करे, उनके मुश्किलात को सुने और उनको हल किए जाए। एक तो ये, दूसरा जो प्रोग्राम्स इससे पहले भी इनकाद किए गए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह भी कहा है कि जो आइंदा प्रोग्राम्स होंगे या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो पब्लिक दरबार का इनकाद भी करेंगे। मगर पिछले टाइम भी हमने देखा कि पब्लिक दरबार का इनकाद किया गया है, बैक टू इस प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया है, मगर लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हुए थे उन प्रोग्रामों के हवाले से। देखिए, रूफ जब आप जम्मू कश्मीर में इस तरह के अवामी दरबारों की बात करते हैं, उमूमन जिला तरक्याती कमिश्नर अवामी दरबारों में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत, चाहे सरकार अवाम की हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूफ हो, इस बीच में जिला तरक्याती कमिश्नर या सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जो है वो अवाम के लिए दरवाजे खोल देते हैं और हफ्तों में कई एक बार जो है अवामी मुलाकात होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ आपके 70 के करीब यूनियन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में है, वो भी अवामी दरबार उसको बताते हैं। हालांकि ज्यादातर इफ्ता वो सड़कों और पुलों का करते हैं या जो पहले बने थे या बनाए जाने मतलूब हैं। लेकिन उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर या सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है, अमूमन वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, रोड, मनरेगा, R&B और बाकी डिपार्टमेंटों पर नजर होती है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब जिस वक्त अपने डिप्टी कमिश्नर्स को डिविजनल कमिश्नर्स के जरिए हिदायत जारी की है कि अवामी मुतालबात, मुश्किलात जो है उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कोई नया प्रोसेस नहीं, ये कोई नया हुक्मनामा नहीं है। अमूमन जिला तरक्याती कमिश्नर इस तरह के दरबार मुनक्किद करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? बहुत सारे अवामी दरबार हमने देखे। आप जिला बडगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर की बात कीजिए, आप श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर की बात कीजिए। एक तो वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, यानी जो तामीर और तरक्की होगी। दूसरा जो इस वक्त SOPs लॉ एंड ऑर्डर को देखना है। तीसरा लॉ एंड ऑर्डर के बाद अवामी मामलात है। मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में लोग आते हैं लेकिन काम बहुत कम होते हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले बडगाम, श्रीनगर और कई इलाकों में अवामी रद्दमल जानना चाहा कि जिला तरक्याती कमिश्नर के अवामी दरबार में आप लोगों को क्या कुछ लेकर जाते हैं और क्या कुछ लेकर आते हैं। अमूमन अवामी दरबारों में SOPs का खास ख्याल रखना, मास्क पहनना और उसके बाद जो आपके मनरेगा के तहत, जो आपके PMGSY के तहत रास्ते इस वक्त शहर कस्बों में बन रहे हैं उसमें कोई पेशरफ नहीं होती है। जिला तरक्याती कमिश्नर के अहकामात के बावजूद भी जो डिफरेंट विंग्स हैं इंजीनियरिंग की या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत जगहों पर मैंने कोऑर्डिनेशन का फुकदान देखा, जहां R&B डिवीजन का डिप्टी कमिश्नर के हुक्मनामे के बाद उस इलाके में नया प्लान में बनने वाले सड़कों पर आम तरफ चलना चाहिए था, हालात ठीक होने चाहिए थे। तामीर और तरक्की के हवाले से मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपनी जगह मामला, लेकिन अमली तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर के जो हुक्मनामे और अवामी रद्द अमल में, अवामी दरबार में जो मामला हल होने चाहिए थे, उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा। चलिए तजम्मुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीधे साथी सईद तजम्मुल बात कर रहे थे और बात हो रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर
के जो अहकाम आए हैं इंतज़ामिया के हवाले से कि लोगों के मामलात को हल करने के लिए तरजीह दे, कहीं ना कहीं इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी लगती है, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम के ज़रिए भी हमने देखा और ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में भी हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था सरकार का या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। कि प्राइवेट स्कूलों के हवाले से ही ज़्यादातर शिकायतें जो है वो लोग कर रहे थे, चाहे हम फीस के हवाले से या बात करें या बाकी मामला के हवाले से, तो आए रोज़ प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, प्राइवेट तालीमी इदारों के हवाले से लोग शिकायतें करते रहते। मगर आज की बात करें तो अब सरकारी स्कूलों के हवाले से भी आवाम जो है वो शिकायत कर रही है, और शिकायत है कि जो फीस उनसे वसूल की जा रही है, सालाना फीस, उसके हवाले से कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में भी अब मनमानियाँ हो रही है। और जो हुक्मनामा डायरेक्टरेट स्कूल ऑफ एजुकेशन ने जारी किया है उसके मुताबिक जो सालाना फीस 11वीं जमात के बच्चों से वसूल करनी है वो 1400 रुपये है। बाकी जो भी मामलात है, जो ज़ुमरे हैं, वो मिलाकर सारा जो अमाउंट है वो 1400 रुपये बन जाता है। मगर तलबा की ये शिकायत रहती है कि 1400 के बजाय उनसे 1900 या 2000 रुपया वसूल किया जाता है। और बडगाम ज़िले से इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही है कि वहाँ बच्चों ने शिकायत की है कि हायर सेकेंडरी स्कूल जो वहाँ के हैं वो बच्चों से वो ज़्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। हमारे साथी अशरफ डार बडगाम से बराह रास्त हमारे से जुड़े हैं, क्योंकि लोगों की शिकायत इनके पास पहुँची है, तो इनसे ही हम बात जानना चाहेंगे। अशरफ, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। ज़रा बताइए कि किस तरह लोगों ने शिकायत आप तक पहुंचाई है, और मामला क्या 11वीं जमात के तलबा का ही है या कोई और भी, इसमें कोई और क्लासेस के बच्चे भी हैं जिन्होंने ये शिकायत की है? देखिए रूप, जब हम तालीम की बात करते हैं तो 5 अगस्त के बाद लगातार हम देख रहे हैं जो यहाँ के स्कूल्स है वो बंद ही है, और उसके बाद कई ऐसे फैसले भी आए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हाल ही में जिस तरह से एक बार फिर जो है 11 क्लास के लिए जो मास प्रमोशन दी गई है, उसके बाद जो फीस होता है सालाना फीस, वो गवर्नमेंट की तरफ से 1400 रुपये मुकर्रर किया गया है। हालांकि अगर इस फीस में हम देखें काफी ऐसी चीजें इस बार जोड़ दी गई है, चाहे हम बात मैगजीन, जब हम मैगजीन फंड की बात करते हैं तो पिछले कई 2-4 साल से तो मैगजीन कहीं छप नहीं रहा है, तो इस साल भी मैगजीन फंड लेना, पहले ही तो हम ये कह सकते हैं कि जब पिछले साल जो फंड लिया गया था मैगजीन फंड, वो भी तो छपा नहीं। या इलेक्ट्रिसिटी इसमें बात करें, या जो स्वीपर होते हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, उनको तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, न कि स्कूल इंतजामिया को उनको पैसा देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शिकायतें इस बार जो है बडगाम से स्टूडेंट्स करे। आज भी हमारे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आए, उनका ये कहना है कि हम जब फीस भरने के लिए गए जो कि गवर्नमेंट की रेट है 1400 रुपया, उसके बाद जो है जो लड़कियां होती है उनको 75 रुपया उन 1400 रुपये में भी कम देना है, मगर हमें 2000 रुपया फीस वहाँ की जो इंतजामिया वो ले रही है, यानी जो क्लर्क स्टाफ है वो 2000 रुपया दे रही है। और दूसरा ये कोई रसीद भी नहीं दे रही, और पेरेंट्स की ये शिकायत है कि वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को डिस्करेज ही करते हैं। अगर वो कहेंगे कि हमारे पास 1400 रुपये ही है तो हम 2000 रुपये क्यों भरें, कहीं ना कहीं स्टाफ की तरफ से उनको जो है डिस्करेज किया जाता है। वो बच्चे मजबूर हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं। जरा ये भी बताइए, इसमें ये शिकायतें आ रही है कि ये जो है ये अलग अलग जो हायर सेकेंडरीज है वहाँ पे अलग अलग रेट्स रखी गई है, और ये इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, कई स्कूल में 1900, कई 2000, कई 2000 से ज़्यादा। एक तो ये, दूसरा जो आपने कहा कि इसमें कोई रसीद नहीं दी जाती है, क्या 1400 रुपये के लिए कोई रसीद नहीं दी जाती है जो सालाना फीस लिया जाता है, या जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके लिए कोई रसीद नहीं दी जाती है? देखिए रूपा, जब हम बडगाम की बात करते हैं तो गर्ल्स हायर सेकेंडरी हो या बॉयज हायर सेकेंडरी, दोनों जगह से शिकायतें मौसूल हो रही कि यहाँ पर जो है फीस जो है अगर 1400 रुपया है तो गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 2000 रुपया, कई जगहों पर 2100 रुपये भी लिए जाते हैं। और दूसरा आपने ये कहा कि जो रसीद है, अगर कोई स्टूडेंट फीस भरता है तो कहीं ना कहीं उसको रसीद हाथ में होनी चाहिए कि आपने अगर 1400 रुपया है या 2000 रुपये, उसकी रसीद होनी चाहिए, ताकि कल बच्चा ये कहे कि मैंने यहाँ इस स्कूल में जो है अपना फीस भरे, मगर उनके पास कोई रसीद भी नहीं है। तो ये जो 1400 के बाद जो ये पैसे लिए जा रहे हैं, यानी करीबन 500-600 रुपया बनता है, तो इसका कोई रसीद ही नहीं है। और दूसरा 1400 रुपये का भी रसीद नहीं। कहीं ना कहीं जो सीईओ बडगाम में उसको चाहिए कि सख्ती से इन चीजों पे अमल करे, और गर्ल्स हायर सेकेंडरी हो या बॉयज हायर सेकेंडरी वहां जाए और वहां पर देखे आखिरकार ये 2000 रुपया क्यों ले रहे। दूसरी ये बात है, हमारे क्या बच्चों ने पूछा नहीं है जो फीस ले रहे हैं उनके, जो वहाँ पे स्कूल में अथॉरिटीज है, कि अगर 1400 रुपये आपको फीस लेना है जिसकी आप रसीद दे रहे हो, और जो बाकी अमाउंट है उसकी रसीद नहीं दे रहे हो, तो ये किस खाते में ये फीस वसूल की जा रही है, इसको किस नाम के साथ जोड़ा जा रहा है? क्या बच्चों ने सवाल नहीं किया?
देखिए रूप साहब, सही बात है। बच्चों ने जो है वहाँ का जो स्टाफ है उनसे सवाल किया कि अगर हमारे 1400 रुपये फीस है, उसमें से 75 रुपये पहली लड़की को जो है उसको कम करनी है। और उन्होंने जब उनसे ये सवाल पूछा तो वहां से अगर आप जवाब सुनोगे, उनका ये कहना है कि कुछ बच्चे हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं होते। अगर कोई बच्चा फीस भरने के लिए एडमिशन के लिए जाता है, उसको ये कहा जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो कहीं ना कहीं बच्चे में भी थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, कहीं ना कहीं मेरा साल ना जाया हो जाए, इसलिए वो शायद वो पैसे देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की हरासमेंट स्कूलों में इस वक्त हो रही, चाहे गर्ल्स हायर सेकेंडरी हो या बॉयज हायर सेकेंडरी पढ़ा, दोनों जगह पे इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही। हालांकि मेरे साथ एक पेरेंट ने बात की, वो कैमरे में आने के लिए उसने माना नहीं, मगर उसने मुझसे हाथ जोड़ के ये कहा कि मेरी बेटी को इस तरह कहा कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपको 1400 रुपये फीस है मगर आप एलिजिबल नहीं। फिर जब उसने 500 रुपये और दिए या 600 रुपये और दिए, 2000 रुपये फीस भरने के बाद उसका जो है एडमिशन वहां पर किया गया। यानी कहीं ना कहीं स्कूलों में जिस तरह से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, एक तो मास प्रमोशन हो रही है, यानी कुछ ऐसे फंड्स भी है, मैगजीन फंड्स कहाँ 4 सालों से मैगजीन कला स्कूलों में छप रहे हैं, तो उसके फंड्स भी लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक माफिया जो है इस वक्त क्लर्क की शेप में जो है स्कूलों में बैठा हुआ है, और जिला इंतजामिया हो या डिवीजनल को चाहिए कि इन स्कूलों पे छापामारी करे और देखे कि किस तरह ये जो है क्लर्क स्टाफ किस तरह इन बच्चों को लूट रहे हैं। और अशरफ, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए, अवाम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही मोहम्मद अशरफ डार बात कर रहे थे, और बात सरकारी स्कूलों के हवाले से, जहां पे सालाना फीस जो मुकर्रर की है डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने 1400 रुपये, जिसमें भी अलग अलग जो कंपोनेंट्स रखे गए हैं, जिसमें मैगजीन के लिए अलग, बाकी चीज़ों के लिए अलग फीस देनी है, और जो अमाउंट बनता है वो 1400 रुपये बनता है, मगर बच्चों से 1900 या 2000 रुपया फीस वसूल की जा रही है, और इसको कोई देखता नहीं है। और जब बच्चे सवाल करते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से कहा जाता है एलिजिबल नहीं है। अगर मास प्रमोशन के दायरे में लाया गया तो एलिजिबल क्यों नहीं है? और दूसरा कि इंतज़ामिया या जो महकमे तालीम के जिम्मेदारान हैं उनको इस मामले की तरफ देखना चाहिए कि ये जो 500 या 600 रुपया एक्स्ट्रा बच्चों से वसूल किया जा रहा है, ये किस खाते में जाता है, क्यों बच्चों से इस तरह ये पैसा वसूल किया जाता है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सब कहने के बाद